बीजेपी का 2022 का चुनावी मंथन। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। यूपी बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होनी है। थोड़ी देर में बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित ये बैठक होने वाली है। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को भी इस बैठक में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। तो देखिए, चुनाव से पहले ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कार्य समिति की मानी जा रही है बीजेपी की, क्योंकि चुनाव में 7-8 महीने का वक्त है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा था, जिसे यूपी बीजेपी चुनावी अभियान का आगाज भी माना जा रहा है। और ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। 11:30 बजे जेपी नड्डा इसके उद्घाटन के साथ ही संबोधन करेंगे और उसके बाद तमाम पार्टी पदाधिकारी, साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा इसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम का, इस कार्य समिति का समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो चुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव में किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, उस रणनीति को आज इस बैठक में तैयार किया जाएगा। उस पर चर्चा की जाएगी। क्या रणनीति रहने वाली है, वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले समय में आ सकते हैं। इन तमाम बातों पर, तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर मंथन आज इस बैठक में किया जा सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। चुनाव से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में 11:30 बजे उद्घाटन इसका जेपी नड्डा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनकी ओर से संबोधन भी किया जाएगा, जिसके बाद तमाम पदाधिकारियों की ओर से इसमें चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ता शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं और दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम का समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले ये वर्चुअल बैठक होने वाली है कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रणवीर, बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को बताया जा रहा है चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, निश्चित तौर पर आज जब बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, तो कई अहम मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 का जो चुनाव है उसकी रणनीति को तय करेंगे। पहले राजनीतिक प्रस्तावों को सुना जाएगा, उनकी बातों को समझा जाएगा। उसके बाद जो जमीनी हकीकत को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्षों के चुनाव में किस तरीके से अपनी जीत हासिल की है, और जो त्रिकोणीय चुनाव था, जो त्रिस्तरीय चुनाव था, जो पंचायत चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहाँ हार मिली है और उसके मुख्य कारण क्या है, इस बात पर जरूर चर्चा होगी। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जमीनी हकीकत से भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होना चाहती है। अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं आज मौजूद रहेंगे, तो प्रदेश प्रभारी रहेंगे, और उस बीच में इस चीज को तय किया जाएगा, इस चीज को समझा जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले समय में 2022 में किस तरीके से रणनीति अपनाए। और रणनीति, क्योंकि 2022 का चुनाव ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यासी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से हो करके ही दिल्ली की कुर्सी तय होती है, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी तय होती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में सीटें बचाना, उत्तर प्रदेश में सरकार को फिर से वापस लाना, कहीं ना कहीं जो प्रदेश प्रभारी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इन सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे और सबका स्वागत और अंतिम समापन का उद्बोधन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से। बिल्कुल महत्वपूर्ण तो है, चुनाव करीब है और ऐसे में कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती है प्रणवीर। लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे, और अब ये माना जा रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी के यूपी चुनावी अभियान का आगाज वहां पर हो गया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, क्या किसका काम है और किस रणनीति के साथ पार्टी उतरेगी चुनाव में, इसको तैयार किया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, सीएम मौजूद रहेंगे, तो इतने लोगों के बीच में यही सब बातें तय होंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी कि आखिर कैसे जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे महिलाओं की उत्पीड़न को लेकर हो, और चाहे जो किसानों की जो समस्या है उसको लेकर के हो,
कैसे किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बनाएगी कि जो विपक्ष का हमला है, जो विपक्ष जिस प्रकार से अपना कमर कस रही है, विपक्ष जो सरकार को घेरने का काम कर रही है, उसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिर क्या है, किसानों को कैसे मनाया जाएगा, जो किसान है उनको कैसे समझाया जाएगा, किस प्रकार से किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है उत्तर प्रदेश में वो माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने का और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने का, जब योगी सरकार बनी थी साफ तौर पर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश से या तो वो माफिया और माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या वो जो पुलिस है उसके गोली का निशाना बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हुई। प्रदेश के अंदर जो शांति व्यवस्था लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर पहलू पर काम किया। आपको पता है कि जब चुनाव में ताली खींचने का भी प्रकरण आया, एक महिला बलात् प्रमुख का जब ताली खींचा गया तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक ठोस कार्रवाई की गई और सीओ से लेकर के थाना अध्यक्ष तक को सस्पेंड किया गया। तो किसी भी प्रकार से जो सरकार है वो अब किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और पहले से ही जो महिला सुरक्षा को लेकर के हेल्प डेस्क हर विभागों में बनाया गया, हर विभागों में महिलाओं की सुनवाई के लिए महिला अधिकारी नियुक्त किया गया, भूमाफियाओं के लिए एंटी भूमाफिया दल का गठन किया गया, एंटी रोमियो दल गठन किया गया। तो इन्हीं सब बातों को भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, इनको बताने का काम करेंगे और साफ तौर पर कहेंगे कि कैसे किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। क्योंकि किसान लगातार जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2022 जो आने वाला समय है इसलिए किसानों को मनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो किसान है, जो जमीनी हकीकत के किसान है, उनको समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता बिल्कुल, यानी कि प्रणवीर सीधे सीधे समझा जाए तो चुनावी मुद्दों पर तो चर्चा होनी ही है, लेकिन उन चुनौतियों पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने आ सकते हैं। जैसे कि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा अभ्यर्थियों का, या फिर महिला सुरक्षा की बात है जिसे लगातार विपक्ष उठा रही है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त। इन तमाम विषयों पर भी आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। जी, महंगाई इस समय उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। जहां कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो तहसील स्तर के 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील को घेरने का काम किया और अपना प्रदर्शन किया, सिलेंडर गैस को लेकर के प्रदर्शन किया, पुतला फूका गया। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो महंगाई का मुद्दा है ये मीनाक्षी सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि इससे गरीब से लेकर के और अमीर तक प्रभावित हो रहे हैं। रोजमर्रा की जीवन जीने वाले लोग जो प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, उनको ये बहुत बड़ी इसका संकट झेलने को पड़ रहा है। क्योंकि इस समय सरसों का तेल लगभग 150 से लेकर के लगभग 200 के बीच में पहुंच गया है। 250 जगह पर जो ऐसे शहर है जहां पर जो तेल की कीमत है वो लगभग 100 रुपए, पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए से पार है। तो ये कहीं ना कहीं, और अगर पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी को देखा जाए तो पिछले 5 महीनों में लगभग 44 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं इससे किसान भी परेशान है, ट्रांसपोर्टेशन भी परेशान है, मंडी भी परेशान है। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन, जब डीजल महंगा होता है तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है वो महंगा हो जाता है और उससे महंगा होने का जो सारा खर्चा पड़ता है वो अनाज से लेकर के जो भी गल्ला है उन पर पड़ता है। इससे गरीब का तबका का जो लोग है वो परेशान हो जाता है। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल खत्म हुआ है, कोरोना के बाद कई लोगों का रोजगार चला गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार मिलने के बावजूद अगर इतनी महंगाई से आदमी गुजर रहा है, क्योंकि तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही परेशानी की स्थिति है। क्योंकि जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था तो दवा से लेकर के अस्पताल तक के लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो समस्याएं हैं जनता की उसको अगर ध्यान में नहीं रखा गया तो कहीं ना कहीं आने वाला 2022 का जो चुनाव है ये उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है। बिल्कुल प्रणवीर, जब बीजेपी की चुनौतियों की बात राज्य में कर रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए जो पिछले कुछ समय से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी लगातार मांग है कि जो खाली पद हैं, रिक्त पद हैं, उनको भरा जाए। ये एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में बन सकती है बीजेपी के लिए। देखिए, अगर रोजगार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दावा किया था और एक सूची भी मांगी थी कि किस विभाग में कितने कितने पद रिक्त हैं और उनके रिक्त पदों की वैकेंसी जो है उनको फुल किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनको भी भर्ती किया जा रहा है। लगातार जो वांट है इनको भी निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कई बार उन्होंने आवाज घेरने का काम किया है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो आरक्षण की शिकायत कर रहे हैं कि आरक्षण को दरकिनार किया गया है, आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया, आरक्षण को दरकिनार करते हुए कार्रवाई भर्ती की गई है, उसमें ये एक बहुत बड़ा आरोप है।
वहीं सरकार के जो मंत्री हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार में भर्ती में कोई कमी नहीं है, आरक्षण को ध्यान में रख करके भर्ती किया गया है। हाँ, उन अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई है जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपने नंबर को, अपने अंक पत्र को उन्होंने गलत तरीके से भरा, जिसकी वजह से अब अगर उसमें सुधार किया गया तो कहीं ना कहीं मेरिट पूरी गड़बड़ हो जाएगी, पूरी मेरिट सुधारना पड़ेगा। और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अब ज्वाइन कर चुके हैं और टीचिंग का काम प्रारंभ कर चुके हैं, उनको सैलरी भी मिल रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में फिर से मेरिट बनाना सरकार के लिए संभव नहीं है, फिर भर्ती लटक जाएगी, किसी भी प्रकार से भर्ती पूर्ण नहीं हो पाएगी। आरक्षण की रही बात, तो आरक्षण की सूची को ध्यान में रखा गया है, जो आरक्षण का नियम है उसको ध्यान में रख करके भर्ती किया गया है। आरक्षण में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल प्रणवीर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साह में हैं, नेताओं में उत्साह। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इससे मिलता जुलता नतीजा रह सकता है। क्या इस पर भी आज चर्चा हो सकती है? इसे लेकर भी कुछ देखा जा सकता है, बातचीत हो सकती है आज? देखिए मीनाक्षी, बात तो जमीनी हकीकत बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के, प्रदेश स्तर तक के बातों पर चर्चा होगी। लेकिन अगर बात की जाए बूथ स्तर के चुनाव की, जो त्रिस्तरीय चुनाव, जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें बीजेपी के परफॉर्मेंस की, तो एक बात मीनाक्षी में बहुत साफ है कि किसी भी प्रकार से ये जो चुनाव है, जो त्रिस्तरीय चुनाव है, जो पंचायती चुनाव है, इसमें पार्टी बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का अपना व्यवहार महत्व रखता है। वहाँ गांव का चुनाव होता है, 2-3 गांव ग्राम सभा का चुनाव होता है, वहां पर किसी भी प्रकार से पार्टी का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं होता है। वहां अपने व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व असर करता है, उसका समाज में व्यवहार असर करता है, उसने लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया है पिछले 5 सालों में, वो बहुत मायने रखता है। उस चीज को और 2022 के चुनाव को देखना एक करके वो लाजमी नहीं है, वो सही नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं असर तो करेगा ही, क्योंकि जब ग्राम प्रधान चुने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो जनता है, उस स्वाभाविक जनता को भी उस पक्ष के वोट में लेकर के जा सकते हैं। जैसे अगर वो किसी पार्टी को प्रधान, अगर किसी पार्टी का कैंडिडेट है, अगर उस पार्टी को वो अपने आप में सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं गाँव के चुनाव में वो बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। लेकिन जो पंचायती चुनाव है उसको और विधानसभा के चुनाव को एक साथ नहीं देखा जा सकता, लेकिन असर जरूर करेगा। बिल्कुल, जोड़कर तो नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसीलिए इसे अपने लिए एक अच्छा संकेत जरूर मान रही है यहाँ पर। देखिए, अगर उसमें बात करें अच्छे संकेत की, जो पंचायत स्तर के चुनाव हुए हैं, जो डीडीसी स्तर के चुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अगर सफलता मिली है तो बड़ा प्रमुख के चुनाव में मिली है। जो जिला अध्यक्ष हैं उनको, उनके में जो जिला पंचायत जिला अध्यक्ष है उसमें उनको सफलता मिली है। लेकिन प्रधान स्तर से लेकर के जो जिलाओं का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफी भारी रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उसी पर सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि एक चीज बहुत साफ है कि जब जिले में 17 जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के चुने गए, वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे उनको सिर्फ, जो जिलाध्यक्ष थे उनको सिर्फ 5 वोट मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही जो बड़ी खबर है, ये सोचने की बात है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो जिला अध्यक्ष का कैंडिडेट का चुनाव किया उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसे में नहीं लिया, पार्टी के जो लोग हैं उनको भरोसे में नहीं लिया और अपने कॉन्फिडेंस से उन्होंने जिला अध्यक्ष का जो चुनाव किया उसका ये परिणाम है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं वहां पर हार झेलनी मिली और 17 जिला पंचायत होते हुए भी उनको सिर्फ 5 वोट मिले। यह बहुत बड़ी समस्या है समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों को, जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत करके आए थे, उनको अपने तरफ मैनेज करने का काम किया, उनको अपने पक्ष में वोट दिलाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, जो वहाँ के प्रभारी हैं, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से पहले ये खबर भी सामने आई थी कि तमाम जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उनका बूथ स्तर पर आकलन किया जाएगा, काम कैसा किया है उन्होंने पिछले 4-5 सालों के अंदर, और उसके आधार पर आगे टिकट देना है या नहीं ये तय किया जाएगा। क्या इसको लेकर भी आज कार्य समिति की इस बैठक में कोई चर्चा, कोई बातचीत की जा सकती है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री, मौजूदा मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके कई मंत्री और कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कि जिस तरीके से जो चुनाव का जो संगठन है, जो संगठन रिपोर्ट देगा, संगठन बताएगा कि इस विधानसभा से इस विधायक की ये परफॉर्मेंस है, मंत्री का ये परफॉर्मेंस है, ये चुनाव जीत सकते हैं या चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट काटने के जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये जरूर संकेत मिल रहा है कि कई मंत्री और विधायक है जिनके टिकट भी भारतीय जनता पार्टी काट सकती है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन खासतौर पर ये तो अभी बात जो है ये आंकड़ा लगाया जा सकता है, इसका एक अपना कहा जा सकता है। लेकिन जब तक कोई अशांतिक बयान ना आ जाए, जब तक सूची ना आ जाए,
तब तक इस पर कोई टीका टिप्पणी करना लाजमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया है, उससे कहीं ना कहीं कई सीटों पर जो है खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से पार्टी के अंदर भी असंतोष की आवाजें कई बार सामने आती रही हैं और ऐसे में उनको मनाने की कोशिश भी कई बार की है, उनको लेकर क्या कुछ चर्चा आज इस कार्य समिति की बैठक में हो सकती है, उसको लेकर कोई बातचीत की जा सकती है? जी मीनाक्षी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही थी, जो पार्टी के अंदर फूट चल रहा था, जो मनमुटाव चल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खोखला साबित करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा कि सुना होगा जब लखीमपुर खीरी के एक विधायक को मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन जाता है और उनसे अपडेट मांगा जाता है कि किस प्रकार से जनता को वहां का सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है, जो जनहित की योजनाएं हैं, उसका कितना लाभ उनको मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरीके से उसका रिएक्ट किया था, जिस तरीके से उनको जवाब दिया था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके चिंता का विषय बना हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं, कई ऐसे जिला अध्यक्ष जिन्होंने अपने कार्यालय के सामने ये बोर्ड लगवा दिया था कि हम किसी भी प्रकार से हमारी पार्टी में सुनी नहीं जा रही है, हम एक दरोगा एक सिपाही की शिकायत नहीं कर सकते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, कृपया इसके लिए हमारे यहाँ ना आए, आप संबंधित विधायक और मंत्री के पास जाएं। इस तरीके से बोर्ड लगा देना जिला अध्यक्षों का, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसी को देखते हुए अभी आपने देखा है हाल ही में जब संगठन में विस्तार हुआ है तो संगठन में कई ऐसे जात विशेष के लोगों को ध्यान में रखा गया है, कई क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है, जिसके आधार पर उन सबको पदाधिकारी बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। यही भारतीय जनता पार्टी की इस समय रणनीति चल रही है कि जो जातिगत राजनीति है, जातिगत आधार पर कैसे हम लोगों को मैनेज करें, कैसे हम लोगों को प्रमोट करें और कैसे उन सब लोगों को मनाने का काम करें। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन, वो पहुंच रहे हैं। और ये सब लोग जिस तरीके से आज मीटिंग होगी, अभी लगभग 11:30 बजे मीटिंग की शुरुआत होगी, इसमें जब बात होगी तो इन सब चीजों का बहुत ही विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जो भारतीय जनता जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर बहुत ही मायने रखता है। जो वोट जातिगत वोट पड़ते हैं, ये बहुत ही मायने रखते हैं। कहाँ किस प्रकार से कैंडिडेट तय करना है, किस प्रकार से उनको मनाना है और कैसे चुनाव को जीतना है, इस पर बहुत बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव अब बैठक शुरू होने में भी बेहद कम समय प्रणवीर बाकी है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि पीएम के दौरे के बाद ये पहली बार बैठक हो रहा है और दूसरी बात अब चुनाव सामने है, तो इस तरह की बैठकें होती ही रहेंगी, लेकिन ये बैठक चुनाव से पहले कितना महत्वपूर्ण है, एक बार वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अगर चुनाव के दृष्टिकोण से देखिए ये बैठक क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में कल पहुंचे हैं और कल ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बैठक में भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मंत्र फूका गया है बनारस में और कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय भी बन गया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अब लोग जो है इसको प्रभावित करेंगे और किस तरीके से लोग सफलता हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे जनता के बीच में जाएंगे और जनता को अपनी बातों को बताने का काम करेंगे, जनता को समझाने का काम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठक के बाद जो ऐसे सूत्र बताते हैं जो खाली पड़े रिक्त पद हैं उनको ही बहुत जल्द जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनको भरा जाएगा और लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप क्षेत्र में जाइए और ये आपकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है, आप इस पर इस तरह से ध्यान दीजिए और इस तरह के पार्टी के लिए आप काम करिए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद जो सूत्र बताते हैं कई जो पद खाली है भारतीय जनता पार्टी में, उन पदों को भरने का भी काम किया जाएगा। बिल्कुल, पदों को भरने का काम चुनाव से पहले कर देना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन इन सबके बीच 3 नीतियां यहाँ पर तैयार की हैं बीजेपी ने अपनी ओर से। चुनाव से पहले जिन 3 वादों को पूरा करना है, पहला 70% आबादी को उत्तर प्रदेश की टीकाकरण उनका कर देना है और साथ ही किया है जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में या पंचायत चुनाव के अंदर जो विजेता रहे उनको सम्मानित करना है। इस तरह की 3 नीतियों की बात भी की है बीजेपी ने यहाँ पर। देखिए, अगर टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण में कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे तो उन्होंने कई बार लगभग 10 से 15 बार अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ की और उत्तर प्रदेश की बातें उन्होंने रखी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बातें उन्होंने रखी कि कैसे उत्तर प्रदेश टीकाकरण में अव्वल रहा है। और रही बात प्रधानों की, तो पहले ब्लॉक प्रमुखों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जब ग्राम प्रधान नियुक्त हुए थे और जब उनका शपथ ग्रहण हुआ है उसके ठीक दूसरे दिन जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधानों से बात करने का काम किया है और साफ तौर पर कहा है कि कोविड में अगर किसी प्रकार से किसी का देहांत हो जाता है तो उनको तत्काल सहायता राशि अंतिम संस्कार के लिए
5,000 रुपया मुहैया किया जाए, चाहे अभी उनका खाता खुला है या नहीं खुला है, 5,000 रुपया उनको मुहैया किया जाए। किसी भी प्रकार से जो क्षेत्र की जनता है उसको कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। वहीं अब ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं उनके साथ बैठक होगी, उनकी बातों को सुना जाएगा और ये तय किया जाएगा कि किस किस जगह पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, कहां पर उनका संगठन कमजोर है, उस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, कहां पर उनके कार्यकर्ता कमजोर है, उनको मजबूत करने का काम करेंगे और किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी कि फिर से 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बने और 2024 में जो कि उत्तर प्रदेश से जाकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली कुर्सी तय करती है, दिल्ली की कुर्सी तय होती है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 2024 में कहीं ना कहीं उसको भी मजबूती प्रदान करने के लिए 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रणवीर, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आज की इस बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे, साथ ही कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे रहेंगे जो कार्य समिति की बैठक में चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं। देखिए, आज की बैठक में सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे जेपी नड्डा, उसके साथ राधा मोहन जो प्रदेश प्रभारी है उत्तर प्रदेश के वो मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, डिप्टी सीएम दोनों रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और साथ ही जो सुनील बंसल है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। संगठन के कई तमाम पदाधिकारी हैं जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके संगठन की बातों को राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर की बात से लेकर के जो बूथ स्तर तक की समस्या है उन समस्याओं को भी जोड़ करके और बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि एक चीज आज की बहुत साफ है कि हर भारतीय जनता पार्टी में लेवल तय किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बात करेंगे किन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए लगातार जो मीटिंगें चल रही है, लगातार जो बैठकें चल रही है वो वर्चुअल तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बूथ स्तर से लेकर के जो नेता है आईटी सेल तक के नेताओं कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ा गया है और प्रभारी मंत्री जो है वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते रहे हैं। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं वो लगातार बैठक में मौजूद रहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर एक कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहते हैं कि किसी प्रकार से कहीं कोई दवा की समस्या नहीं है, किसी प्रकार से कहीं कोई जो आपातकालीन स्थिति है उस स्थिति में कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और खासकर आरएसएस के जो संगठन के जो लोग हैं ये लगातार जो सुबह का खाता है वो लगना शुरू हो गया कारकों में और लग करके उसमें कैसे बातचीत करना है और कैसे किसी जनता को। ठीक है प्रणवीर, आप पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है जिसको संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। इस बीच हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर प्रभात जी। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है जिसे जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, कितना महत्वपूर्ण और किस तरह से इसे देखा जाए चुनाव से पहले? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव मोड में रहती है और बंगाल चुनाव के बाद उसने जिस तरीके से यूपी के पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपना परचम लहराया और अब 2022 के चुनाव में सारे कील कांटे दुरुस्त कर रही है। और कल रात में देर रात तक जब बनारस से मुख्यमंत्री वापस लौटे तो राधा मोहन जी और सुगम देव सिंह और मुख्यमंत्री ने बैठक की, सुनील बंसल भी उसमें शामिल थे। आज कार्य समिति की जो बैठक हो रही है उसमें सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष यहाँ के उत्तर प्रदेश के नेता हैं संगठन के वो सब मौजूद रहेंगे और वर्चुअली नड्डा जी संबोधित करेंगे। और इसके बाद एक मंत्रिमंडल का विस्तार भी 2-4 दिन के अंदर संभावित दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नए चेहरे लाएंगे और उसके बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में 2022 में जुटी हुई है और करों मरों की स्थिति है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, 325 सीटें जीतकर वो भारी मैंडेट में 2017 में आई थी, तो 2022 में उसको एक रिकॉर्ड बनाना है। 350 का लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी उतरेगी मैदान में। तो ये जो आज की बैठक हो रही है इसमें निश्चित तौर पे संगठन में किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, संघ के जो विचार आए हैं, संघ के लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, चित्रकूट में एक सम्मेलन संघ का हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो मैसेज और कल खास तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने योगी मॉडल की तारीफ की और योगी जी की तारीफ की और उन्होंने उस मंच से सारे उन विपक्षियों को एक तमाचा मारा जो विपक्षी ये उम्मीद लगाए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जो है मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये सारी अटकलों को खत्म करते हुए योगी जी एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ अपने मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी और संगठन को एक साथ लेकर चलने की कवायद आज जो बैठक हो रही है उसमें चर्चा होगी और निश्चित तौर पे
कुछ संगठन में भी फेरबदल होने की संभावना है और कुछ नए लोगों को संगठन में शामिल किया जा सकता बिल्कुल, है। लेकिन तमाम बातें कयास है प्रभात जी, और बैठक के बाद ही तमाम तस्वीरें जो है वो साफ होंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि चुनावी मुद्दों के साथ ही उन चुनौतियों पर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी जो 2022 के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।